वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इससे पहले हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज में 3 यूनिट्स को कंप्लीट कर चुके हैं एंड वी आर मूव फॉरवर्डिंग ऑन दी 4th यूनिट। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हमारी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब एनएमआर है, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी तो पता ही है कि हमें किसी तरीके का स्पेक्ट्रम जो है वो मिलने वाला है यहाँ पे। अब एनएमआर जो है वो देखो, एनएमआर क्या करती है। एनएमआर की अगर फुल फॉर्म की बात करोगे तो क्या है ये हमारी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा न्यूक्लियस इन्वॉल्व होगा। अभी तक हमने इससे पहले वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी। यहाँ पे जब हम बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, हमारे न्यूक्लियस की बात करेंगे और उसके साथ साथ ही उसका मैग्नेटिक रेजोनेंस देखेंगे। अब मैग्नेटिक है और रेजोनेंस है, तो मैग्नेटिक तो मीन्स टू से हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं हम हमारे जिसकी भी हमें निकालनी है उसके ऊपर क्या कर रहे हैं। अगर हमारा जो भी मॉलिक्यूल है या जो भी एटम है वो स्पिन कर रहा है तो उसके लिए हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी, उसके ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करेंगे। बात आती है रेजोनेंस की। रेजोनेंस मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें उस रेजोनेंस वर्ड को ही देखना है कि रेजोनेंस होता क्या है। तो देखो, रेजोनेंस का मतलब ये है कि जब मॉलिक्यूल अपनी मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाइड करते हैं किसी भी एक मॉलिक्यूल के ऊपर, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करी तो उसके पास दो कंडीशन होगी, या तो वो अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड जाए या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाए। इन दोनों ही कंडीशन के अंदर जो है वो हमारा एक न्यूक्लियर स्पिन एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, तो अब जब इसका रोटेशन होता है कि एक स्पिन से दूसरी स्पिन के अंदर जब ये चेंज करता है, उसी फिनोमिनन को हम रेजोनेंस कहते हैं। एंड एनएमआर क्यों बोला, क्योंकि न्यूक्लियस और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस के अंदर ये चीज़ हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले दूसरी बात, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे एनएमआर काम करती है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड तो अप्लाइड करना ही करना है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है हमारी, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी के ऊपर। दूसरी बात, न्यूक्लियर स्पिन का ट्रांजिशन होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हमें बस इसके अंदर ध्यान रखनी है कि रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं और हम क्या करते हैं, हमारी न्यूक्लियर स्पिन को यूज़ करते हैं। अब चलते हैं हम इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर कि कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है। तो देखो, कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसका, कॉन्सेप्ट ऑफ एनएमआर। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये बोलेंगे हम, when we put an nucleus in magnetic field, when we put any nucleus in radio wave region, in radio wave region, then nucleus starts resonate। तो जब भी हम हमारे न्यूक्लियस को रेडियो वेव रीजन के अंदर पुट करते हैं तो जो हमारा न्यूक्लियस है वो रेजोनेट होना स्टार्ट कर देता है। रेजोनेट को अभी डीपली समझेंगे क्या होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसेशन, देखो प्रीसेशन का मतलब होता है मूव करना, मतलब जो है मॉलिक्यूल वो किसी ना किसी तरीके से प्रीसेशन शो करता है। अभी हम प्रीसेशन भी पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है, एंड रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी, एंड
radio wave frequency become equal, then nucleus starts resonate, and this phenomenon is known as, phenomenon is known as NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, तो उस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, नेक्स्ट से बात करते हैं हम हमारा न्यूक्लियस वो NMR एक्टिव होगा। देखो, हमें इससे पहले प्रीसेशन के बारे में पढ़ना है कि होता क्या है, लेकिन उससे पहले हम ये बात करेंगे कि हमारा NMR एक्टिव कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे। तो NMR एक्टिव के लिए क्या देखना होता है हमें? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। क्या देखेंगे? उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, किससे डिनोट करते हैं उसको? आई से। ये होता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है। देखो, पहले तो हम एक्टिव की बात कर लेते हैं। चलो ठीक है, कि NMR एक्टिव कौन सा है और इनएक्टिव कौन सा है। तो हमारे पास ना सिलेक्शन रूल आता है इसके लिए। ठीक है, सिलेक्शन रूल क्या कहता है? हमारे आई के ऊपर डिपेंड करता है कि आई को हम दो के अंदर स्प्लिट करते हैं। ठीक है, आई को ना हमने दो में स्प्लिट किया। एक हो सकता है कि आई मेरा जो है वो 0 हो, और एक हो सकता है कि मेरा आई नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर मेरा आई की वैल्यू 0 आती है, स्पिन की वैल्यू जो है वो मेरी 0 आ रही है, तो ऐसे कंडीशन में जो मॉलिक्यूल है वो होता है हमारा NMR, इनएक्टिव। और अगर आई की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है तो उस कंडीशन में होता है NMR, एक्टिव। तो बस हमें ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि हमारे स्पिन मल्टीप्लिसिटी को चेक करना है कि आई 0 है या फिर आई जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अब आगे ये बात बोलोगे कि मैम इसको चेक कैसे करेंगे कि आई जो है वो 0 आ रहा है या फिर हमारा जो है वो नॉन 0 आ रहा है। चेक करना पड़ेगा। तो उसके बाद हमें, तो देखो उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए हम कुछ फिनोमिनन्स को ध्यान रखते हैं। ठीक है, अब क्या फिनोमिनन्स है? देखो, हमें ध्यान है, हमें पता है कि हमारा Z होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है, उसको ध्यान रखना है, और साथ ही साथ हमारा मास नंबर को ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं हमारे एटॉमिक, ये तो Z हो गया और ये हो जाएगा हमारा एटॉमिक नंबर और मास नंबर। इसके ऊपर हम चेक करते हैं कि हमारा जो फिनोमिनन है वो कैसा जा रहा है, कि आई की वैल्यूज़ को हम चेक करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट जो मैं बात करूं, ठीक है, अगर मेरा एटॉमिक नंबर ऑड है, अच्छा एक मिनट, चलो सबसे पहले ले लेते हैं कि इवन है, मास नंबर भी इवन आ रहा है, तो जो आई होता है वो होता है हमारा 0। क्या होगा? 0। अब आई 0 है तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा हमारा? NMR, इनएक्टिव। ठीक है, अब NMR तो ये क्या हो गया हमारा? इनएक्टिव। एग्जाम्पल की बात करो तो देखो, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें एटॉमिक नंबर भी इवन हो और मास नंबर भी इवन हो, तो क्या हो जाएगा हमारा? O16-8। इसके लिए हमें कभी भी NMR की जो पीक्स है वो नहीं दिखेंगी, स्पेक्ट्रम जो है वो प्रोवाइड नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन की अगर बात करें तो दो कंडीशन है, या तो ये ऑड हो या फिर ये इवन हो। दूसरा, ये तो दोनों की कंडीशन में ऑड हो। मास नंबर तो क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए, ये ऑड या इवन होना चाहिए। तो अगर मेरे पास कंडीशन ऑड और ऑड की आ जाए और ये आ जाए मेरे पास इवन और ऑड,
इन दोनों ही कंडीशंस के अंदर मेरा जो मॉलिक्यूल होता है उसकी वैल्यू जो आती है वो आती है हाफ। कितनी आएगी? हाफ। ठीक है, मैंने क्या बोला था, नॉट इक्वल टू 0 होगा तो NMR एक्टिव होगा, तो है भाई ये नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा? NMR एक्टिव। अब वैल्यू कुछ भी हो सकती है हमारी, ठीक है, I इज इक्वल्स टू हाफ, है ना। अब देखो ये जरूरी नहीं है I इज इक्वल्स टू हाफ हो, अगर हम इसको बेसिकली लिखे तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये n होता है। n मतलब कुछ भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 कुछ भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, वो हम आगे कैलकुलेट करेंगे तब हमें पता लगेगा कि ये किस तरीके से हमारा आ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करो तो देखो एग्जाम्पल अगर क्या है कि हमारा ऑड और इवन है, ऑड और ऑड है, ठीक है, तो ऑड और ऑड का जो केस हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा हमारा? 1H और 1H, 1H और 1H, ठीक है, दोनों ऑड हो गए। इवन और ऑड की बात करोगे तो कार्बन 13 और 6। ध्यान रखना कार्बन का स्पेक्ट्रम हम पढ़ते हैं, लेकिन जो कार्बन नॉर्मली हम बात करते हैं वो 12 आइसोटोप की बात करते हैं। जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करेंगे कार्बन की, कार्बन 12 ही लेते हैं। कार्बन 13 स्पेक्ट्रा होता है, कार्बन 13 NMR हम पढ़ेंगे भी, लेकिन MSc फाइनल में ये आता है। ठीक है, उससे पहले हमें ये जानना है कि हमारा कार्बन 12 इनएक्टिव है। क्यों इनएक्टिव है? क्योंकि उसके जो स्पिन मल्टीप्लिसिटीज़ आ रही हैं वो इनएक्टिव कंडीशन की हमारी आ रही हैं। ठीक है, लेकिन अगर कार्बन 13 हमें कहीं ना कहीं दिख गया तो डेफिनेटली उसकी पीक्स हमें दिखेंगी, कार्बन 12 की पीक्स हम नहीं निकालेंगे। अब ये सारी चीज़ें कैसी है ना, ये आने वाले लेक्चर्स में और ढंग से हमें एक्सप्लेन हो जाएंगी कि क्या है बस। लेकिन ये चार्ट याद होना चाहिए कि मॉलिक्यूल है ना हमारा NMR एक्टिव है या नहीं है, उसके लिए ये चार्ट अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, थर्ड कंडीशन की बात करें तो देखो क्या हो गया, इवन और ऑड भी हो गया। ऑड और इवन की बात कर लेते हैं अपन। अगर मेरा मॉलिक्यूल ऑड और इवन आता है तो भी कंडीशन हमारी NMR एक्टिव जाती है, क्योंकि 1N आता है ये। ठीक है, तो ये भी क्या चल जाएगा, NMR एक्टिव। कंडीशन की बात करूँ तो N14 और ये 7। नाइट्रोजन 14 के लिए भी देख लो, जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो तो ऑड आ रहा है और जो मेरा मास नंबर है वो मेरा 14 आ रहा है। ठीक है, सिंबल की बात करोगे तो Z को इसी तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, XAZ। तो Z क्या है, मेरा एटॉमिक नंबर है और मास नंबर मेरा A है। तो उस कंडीशन से हम इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपिकली ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी चीज़ें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखो ये चीज़ क्यों निकाली। हमें ये पता है कि हमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी निकालनी पड़ती है। कभी कभार हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है कि कितनी स्पिन्स के अंदर वो दिखेगा, क्योंकि जब हम बात करेंगे कि हमारे स्पिन कितनी दिखेगी, क्योंकि हम तो न्यूक्लियर स्पिन की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर स्पिन जब बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियर स्पिन के अंदर उसको क्या देखेंगे कि कितना रेजोनेट कर रहा है, कितना क्या कर रहा है, कितनी स्पिन्स के अंदर वो स्प्लिट हो रहा है, वो सारी फिनोमिनन हम यहाँ पे इसकी चेक करेंगे। तो जब हम इसका चेक करते हैं ना तो हमें ये पता लगता है कि देखो कुछ एक स्पिन मल्टीप्लिसिटी करके फॉर्मूला निकाला जाता है, जिसका फॉर्मूला आता है 2Ni+1। ठीक है, अब I ना कुछ भी रख लो, जैसे सपोज मैंने 1H1 के लिए निकाला, 1H1 के लिए अभी मैंने I की वैल्यू कितनी मानी थी, हाफ मानी थी। ठीक है, अब जब मैंने I की वैल्यू हाफ मानी है इसके लिए तो क्या कितनी लिखूंगी, 2 × हाफ। ठीक है, N इज वॉट, हाँ सबसे पहले N जो होता है वो होता है मेरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो कि मेरे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडर ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडर ऑब्जर्वेशन। जितने भी न्यूक्लियाई मेरे आ रहे हैं उनको मुझे क्या करना है, अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, कितने भी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो क्या होता है हमारा कि मैंने ये बात करी कि मेरे पास N है, सपोज मैं N की कंडीशन लेके चल रही हूँ, 1 है मेरे पास, न्यूक्लियाई जो लिया है मैंने 1 ले लिया है, तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/2। I मैंने हाफ लिया। ठीक है, H के लिए निकाल रही हूँ
ठीक है। तो इस तरीके से कितना आ गया मेरे पास 2। इसका मतलब अगर हम प्रोटॉन के लिए पढ़ेंगे, हमारे हाइड्रोजन के लिए स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, उसकी ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 आ रही है। इसका मतलब कि जब ये ऐसे स्प्लिट होगा तो कितने लेवल्स में स्प्लिट होगा, 2 लेवल्स के अंदर ये अपनी स्प्लिटिंग शो करेगा। इसी तरीके से आगे देखो एक और चीज़ देख लेते हैं। अभी हमने बात करी हमारे 14 के लिए, ठीक है। नाइट्रोजन वाले के लिए हमने आई की वैल्यू 1 रखी थी, एन अभी भी मैं 1 ही रख रही हूँ अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जब अंडर ऑब्जर्वेशन एक ही रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा 2 1 1 प्लस 1 कितना आ गया 3। इसका मतलब नाइट्रोजन 14 के लिए जो स्प्लिटिंग दिखेगी वो कैसे दिखेगी, देखो इसके लिए हमें 2 लेवल्स दिखेंगे, इसके लिए मुझे यहाँ पे 3 लेवल्स दिखेंगे। तो इस तरीके से मेरी स्प्लिटिंग यहाँ पे शो करती है। अब ये स्प्लिटिंग वगैरह जो भी है ये सारी की सारी चीज़ें हम अलग से पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सिर्फ इतना जानना है कि कंडीशन क्या करती है, कि रेजोनेट करने की कंडीशन ये कहलाती है न्यूक्लियर स्पिन को। अब समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है, ठीक है। देखो बेसिकली हुआ यूँ कि मुझे ये पता है कि मेरा न्यूक्लियस है, अभी वो क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। तो अगर मेरा ये न्यूक्लियस है उसके पास डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर उसकी स्पिन होगी, ठीक है, रैंडमली, मतलब रैंडमनेस है, अभी किसी तरीके का अरेंजमेंट शो नहीं कर रहा है ये, ठीक है। तो मैंने ये मान के चला कि जो मेरा प्रोटॉन एनएमआर था, ठीक है, अब इसमें हमने क्या करा, सपोज मैंने क्या करा, मैंने अपनी मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाइड करा, ठीक है। यहाँ से देखो 2 सिचुएशन यहाँ पे अराइज हुई मेरी, कि यहाँ पे एक अपोजिट डायरेक्शन में और एक सेम डायरेक्शन में। सपोज मैंने ये 2 स्पिन्स मेरी ले ली, ठीक है, रैंडम थी स्पिन्स, अभी तक हमें नहीं पता था कितना क्या हो रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या माना कि मेरे पास मेरी जो थी 2 स्पिन्स जो है वो एक ऐसे थी और एक इस डायरेक्शन में थी, ठीक है। दोनों को मैंने अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया। अब जैसे ही मैंने अपोजिट डायरेक्शन में लिया तो यहाँ पे ना ये स्प्लिटिंग शो करेगा, साथ ही साथ मैंने ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रखी है H0 विच इज नोन एज मैग्नेटिक, मैंने मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रखी है। तो अब इसके पास ना 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो ये जो है वो अलोंग द डायरेक्शन ले ले, या फिर ये क्या करे मेरा अपोजिट डायरेक्शन में ले ले, ठीक है। 2 ही कंडीशंस आ रही। अब देखो कैसे करना है इसको, हमने मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाइड करी है, तो एक तो मेरा जो स्पिन है वो क्या करे, एक ही डायरेक्शन में रोटेट करे, और एक मेरा अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो मेरा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड उसकी इसलिए स्पिन कितनी हो जाएगी, हाफ। अब ये हाफ कहाँ से निकाली, हाफ ऐसे निकाली कि हमारा जो प्रोटॉन था, प्रोटॉन देखो अभी अगर मैं बात करूं तो हम किसकी बात करेंगे, हमारे प्रोटॉन एनएमआर की, ठीक है। प्रोटॉन एनएमआर का मतलब है 1H1 के लिए हम पढ़ रही हैं सारी के सारी चीज़ें जो हमारे से स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आ रही है। तो इसीलिए मैंने बोला एक प्लस हाफ में मिलेगी और एक मुझे किस में मिलेगी, माइनस हाफ के अंदर मिलेगी। तो यही चीज़ होती है, हम इसी को ये कहते हैं कि ये प्लस हाफ और माइनस हाफ के अंदर हमारा जो स्प्लिटिंग होती है उसको हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमने ये बोला कि यहाँ पे हम जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो रहा है, एक तो हमें कंडीशन माइनस हाफ अराइज हो रही है और एक मेरी कंडीशन प्लस हाफ अराइज हो रही है। तो इस तरीके से मुझे ये कुछ कंडीशंस यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि मैम आपने अभी कुछ बोला मुझे, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये देखो ये तो मेरी एनर्जी हो गई, यहाँ पे नो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे एक मिनट, यहाँ से इसको ये रिमूव कर देते हैं, एक मिनट, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गई अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड।
तो इस तरीके की कुछ कंडीशन हमारे पास यहाँ आती है जिसको हम हमारा क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस बोलते हैं। अब रेजोनेंस क्यों आया, क्योंकि देखो स्पिन की मल्टीप्लिसिटी जो थी वो तो स्प्लिट हो गई, और मैंने यही कहा था कि 2 के अंदर स्प्लिटिंग होगी, कैसे होती है ये हम अभी चेक कर चुके हैं। 3 होगी तो उसके हिसाब से हमारी 3 के अंदर स्प्लिटिंग हो जाएगी, तो वो हमें बेसिकली चेक करना होता है कि कितने में हमारी स्प्लिटिंग जो है वो हो रही है, कितने डायरेक्शंस के अंदर मेरा जो न्यूक्लियर है वो अलाइंड करेगा, और उस तरीके से मेरी जो है वो स्प्लिटिंग यहाँ पे होती है। ठीक है, ये हो गई हमारी इतनी बातें यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ऑल द स्पिन्स स्टेट्स आर जनरेट, ऑल स्पिन states are degenerate। डीजनरेट का मतलब क्या है कि अभी तक ये जो थी वो सेम लेवल्स के ऊपर ही प्रेजेंट थी, लेकिन जैसे ही तुमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड डाली तो इसकी जो लेवल्स है वो क्या हो गए, हमारे जनरेट हो चुके हैं। मतलब जनरेट का मतलब क्या है कि अपने लेवल्स के अंदर ये चीज़ें आ चुकी है, इसको हम बोलते हैं हमारा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। अब ना एक सेकंड फिनोमिनन ये होता है, तो 2 तरीके के स्पिन्स हमारी आ जाती है, एक सेकंड इफेक्ट और हमारा यहाँ पे लगता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम देखो एक और चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पे हम द फ्रीक्वेंसी ऑफ अब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अब्जॉर्ब्ड रेडिएशन given by nu h naught hi। ठीक है, इससे हम देते हैं, और ये क्या होता है हमारा मेगा हर्ट्ज। वेयर हम जानते हैं क्या है हमारी एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन का मतलब क्या है, कितनी एब्जॉर्ब्ड उसने करी है रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी को। वेयर अगर बात करें हम म्यू की, तो म्यू जो है वो तो क्या हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंटम। ठीक है, H क्या हो जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट। I क्या हो जाएगा, स्पिन क्वांटम नंबर, और H नॉट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये भी कुछ हमारा फिनोमिनन होते हैं जिससे हम कुछ हमारे न्यूमेरिकल्स को डिराइव करते हैं। नेक्स्ट कुछ एक और फिनोमिनन इसके साथ होता है, वो भी तुम बोल रहे थे कि मैम रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है। ठीक है, उसी को समझते हैं। देखो अगर मेरा एक ही न्यूक्लियस है, सपोज वो इस डायरेक्शन के अंदर क्या कर रहा है, अपना स्पिनिंग कर रहा है। ठीक है, स्पिन न्यूक्लियस, स्पिनिंग न्यूक्लियस। ठीक है, वो क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये अपनी ये सपोज ये इसकी क्या है, एक्सिस है, इसी एक्सिस के ऊपर क्या करना चाहिए था, ये रोटेट करना चाहिए था। ठीक है, इसी देख ऊपर जा रहा है, ये इसे ऐसे स्पिन करते 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 क्या कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये सपोज इसी डायरेक्शन में क्या करना चाहिए था, अपना स्पिनिंग करना चाहिए था। लेकिन होता क्या है कि ये कहीं ना कहीं जाके और यहाँ पे ये थोड़ा सा किसी एक एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट होता है, और इस तरीके से ये यहाँ पे अपना स्पिन करने लग जाता है। ठीक है, अब ये जो स्पिनिंग होती है, ये देखो एक कोन की शेप में इस तरीके से ये बना रही है ना। इसका मतलब ये जो ये है, ये पूरा ही अपना ऑर्बिट कवर करता है, और इस ऑर्बिट पे जाके क्या करता है, अपना स्पिनिंग को शो करता है। और जैसे ही स्पिनिंग होती है, इसी स्पिनिंग को जो है हम नाम देते हैं हमारा प्रीसेशन ऑर्बिट। प्रीसेशन का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंज आना। ठीक है, और कब होगा, जब तुम इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाइड कर दोगे। जैसे ही तुम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करा, वैसे ही तुम्हारा यह प्रीसेशन स्टार्ट हो जाता है। और ये जो है, ये इसकी
एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो बस चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि जो हमारा स्पिनिंग हो रही है, अभी मैंने कहा ना कि भाई न्यूक्लियस जो है वो स्पिन करता है। स्पिन के अंदर हमने ये भी देखा हमारे पास दो कंडीशन है, प्लस हाफ है और माइनस हाफ इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज किसी एक डायरेक्शन में ये स्पिनिंग को शो कर रहा है अपनी, उसी स्पिनिंग को करते करते ये ऊपर जाएगा और क्या बना लेता है, कोन बना लेता है। जैसे एक साइक्लोन नहीं बनता उस तरीके से ये अपनी एक स्ट्रक्चर बनाता है। एक तो क्या होगा, सीधे सीधे जाना चाहिए था इसको, एक है ये पूरा घूम घूम के जा रहा है। तो जिस ऑर्बिट के ऊपर ये जिस एक्सिस के ऊपर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका प्रीसेशन ऑर्बिट बोलते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रीसेशन आना या चेंज आना, मतलब डिफ्लेक्शन हो जाना, यहाँ से उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे जो है वो चेंज हो जाती है। इसी फिनॉमिनन को भी हम सेकेंडरी फिनोमिनन कहते हैं कि इसकी वजह से भी हमारी स्पिन आती है। स्पिन तो पहले जनरेट हो चुकी जब तुम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड कर रहे हो, तो उसी मैग्नेटिक फील्ड के साथ में यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारा प्रीसेशन भी आता है। अब ये तो हो गया कि हमारा न्यूक्लियर स्पिन जनरेट हुई है, इस न्यूक्लियर स्पिन के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आया, प्रीसेशन आया है। अब अगर हम बात करें कि इसी के साथ हम ये भी बात करें कि मैम इसके अंदर और क्या हो सकता है हमारा, ठीक है, कि भाई चलो प्रीसेशन तो आ गया, अब हमारे पास न्यूक्लियर स्पिन जो होती है वो फ्लिप्ड करती है। सपोज एक स्पिन है मेरे पास प्लस हाफ, उससे मैंने जाना है माइनस हाफ के ऊपर, तो उसके बाद जो है वो करती है, ठीक है। नाउ व्हेन अ न्यूक्लियस इज, देखो मैं बोल के बता देती हूँ तुम्हें, द प्रीसेशन ऑफ न्यूक्लियस जनरेट्स एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम फ्रीक्वेंसी ओमेगा एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसेशन न्यूक्लियस। तो जिसके अंदर ये जा रहा था उसी डायरेक्शन के अंदर ये क्या करता है, अपना प्रीसेशन को जनरेट कर लेता है। नाउ व्हेन सच अ न्यूक्लियस इज इरेडिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आल्सो ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ओमेगा। हाँ, साथ ही साथ एक और बात ये रह गई है कि देखो मैग्नेटिक फील्ड तो अप्लाइड करी थी, साथ ही साथ कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। अगर वो फ्रीक्वेंसी प्रीसेशन की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो गई, ऐसे फिनोमिनन के अंदर ये अपना रेजोनेंस शो करता है। क्या शो करेगा, अपना रेजोनेंस। तो जब इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसेशन इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव, जो हमारी रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए थी उसके इक्वल हो जाती है, तो ये रेजोनेंस फिनोमिनन को भी शो करता है, ठीक है। तो टू फ्रीक्वेंसीज कपल एंड द न्यूक्लियस अटेन द स्टेट ऑफ रेजोनेंस एंड एब्जॉर्ब एनर्जी, ठीक है। तो जो एब्जॉर्ब एनर्जी है वो प्रीसेशन के इक्वल हो जाती है, तो वो रेजोनेंस को हमारा शो करता है। अब आगे क्या चीज़ थी, देखो आगे यही था कि हमने यहाँ से कुछ ना कुछ रेडिएशन डाला ओमेगा, ठीक है। मेरा ये न्यूक्लियस सपोज इस तरीके से रोटेट कर रहा था, ठीक है। ये इसके लिए प्लस हाफ था, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसेशन है, यहाँ पे हुई है मेरी फ्लिपिंग, ठीक है। ये है मेरी एक्सिस ऑफ न्यूक्लियर स्पिन, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, देखो अभी तक ये स्पिन इस डायरेक्शन में कर रहा था, मैंने इस डायरेक्शन को प्लस हाफ डोनेट किया। अब इस डायरेक्शन में क्या करना है, तुम्हें बस हल्का सा चेंज करना है कि ये जो डायरेक्शन इस तरीके से आ रही है वो इस तरीके से हो जाएगी। तो इसको कंडीशन को माइनस हाफ देना है, तो ये यहाँ पे भी क्या करेगा, अपना रेजोनेंस करेगा, ठीक है। रेजोनेंस जब कर रहा है तो ये यहाँ पे इस तरीके से इसकी जो है प्रीसेशन हमें मिलने लग जाएगा। तो इसी फिनोमिनन को रेजोनेंस बोला जाता है। ये जो फिगर बनाया है रेजोनेंस स्पेक्ट्रम का है, ठीक है। अब समझ में आ गया कि रेजोनेंस क्या है। हमने देखो अभी बात करी कि मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाइड करोगे तो स्पिन जनरेट होगी, लेकिन उसी स्पिन के ऊपर जब हम कुछ रेडिएशन डाल देते हैं और वो जो रेडिएशन है वो न्यू एब्जॉर्ब की न्यू प्रीसेशन फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो मॉलिक्यूल है वो रेजोनेंस करता है। अब न्यू एब्जॉर्ब कौन सी हो जाएगी, रेडियो वेव,
ठीक है। तो इस कंडीशन में मॉलिक्यूल जो है वो मेरा रेजोनेट करने की कंडीशन में आ जाता है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं हमारा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। आई होप कि अब चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हम स्टार्टिंग से जो पढ़ते आ रहे थे उसको अब हमने बहुत अच्छे से क्लियरली कर दिया है। एक और बार इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें ये डायग्राम ये याद रखना है कि जब हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाइड करते हैं तो अभी तक जो मेरे न्यूक्लियर स्पिन जो डीजनरेट फॉर्म में थे वो क्या हो जाते हैं, मेरे जनरेट हो जाते हैं। जनरेट कैसे कि जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तो कुछ जो मॉलिक्यूल जो कुछ स्पिन्स तो क्या होंगी अलोंग द मैग्नेटिक डायरेक्शन चल जाएंगे और कुछ जो होती है मेरी अपोजिट डायरेक्शन में चल जाती है। तो जो मेरी अपोजिट डायरेक्शन में गई है मैग्नेटिक फील्ड की उसको मैंने +½ से डिनोट किया, जो मेरी इस तरीके से गई है उसको मैंने +½ से डिनोट किया है। उसके बाद हमने ये बोला कि ये तो अभी तक हमारी स्पिन जनरेट हो चुकी है, मतलब न्यूक्लियर स्पिन्स जनरेट कर चुके हैं हम, ठीक है। अब उसके बाद हमने ये बात बोली कि उसके बाद जो आता है वो ये आता है कि हमारा जो एक मॉलिक्यूल है जब स्पिन जनरेट करता है तो कुछ ना कुछ स्पिन के अंदर प्रिसेशन शो करता है। प्रिसेशन मतलब डेविएशन है कि रोटेट करते 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 ये अपने स्पिन को इस तरीके से करता है। अब जब ये स्पिन को इस तरीके से करता है उसी कंडीशन के टाइम पे हम क्या डाल दें उसके ऊपर, कुछ ना कुछ अपना रेडिएशंस को डाल दें। ओमेगा रेडिएशंस हमने डाली हैं, उन रेडिएशंस को हम क्या नाम देते हैं, हमारी उन रेडिएशंस को जो है वो हम नाम देते हैं रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस। अब इस रेडिएशंस को जब हमने डाली तो यहाँ पे ये जो रोटेशन इस तरीके से मेरा कर रहा था साथ में प्रिसेशन शो कर रहा था, यहाँ पे आते क्या हो गई, मेरी फ्लिपिंग हो गई, ठीक है। फ्लिपिंग हुई क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ। अब एनर्जी कहाँ से आई, वही जो मैंने अभी डाली है रेडियो वेव डाली है उसी से जो है वो मेरी एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई और यहाँ पे जो था ये मुझे इस तरीके से ये फिनोमिनन यहाँ पे मुझे मिला है। इसको हम बोलते हैं हमारा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं हमारा रेजोनेंस स्पेक्ट्रम। आगे यहाँ तक बात समझ में। अब इसके बेस्ड कुछ हमारे पास ना न्यूमेरिकल फॉर्मूलेज होते हैं वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो अभी बोला कि न्यू एब्जॉर्ब जो है वो इक्वल हो जाएगी न्यू PF के, प्रीसेशन फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। तो जो न्यू एब्जॉर्ब है वो किसके इक्वल हो जाएगा, न्यू प्रीसेशन अपॉन 2π के। न्यू PF जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H0 के, ठीक है। तो जो न्यू एब्जॉर्ब है वो आ जाएगा न्यू H0 अपॉन के अंदर 2π। तो न्यू प्रीसेशन फ्रीक्वेंसी गामा इज इक्वल्स टू H0 के बराबर आ जाएगी। गामा यहाँ पे है हमारा गायरो मैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। अब गामा की वैल्यू चाहिए तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, देख लो यहाँ से निकाल लो गामा की, तो न्यू प्रीसेशन फ्रीक्वेंसी अपॉन में H0। ये कुछ फॉर्मूलेज है जो हमें यहाँ पे ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब बात करोगे इसकी कि मैम इसका क्या यूनिट होनी चाहिए। देखो गायरोमैग्नेटिक रेशियो की अगर यूनिट की बात करो तो फ्रीक्वेंसी किस में देखते हो तुम, हर्ट्ज के अंदर, इसको किस में देखते हो, टेस्ला के अंदर। तो इसकी जो आएगी गामा ठीक है। तो ये जो आती है ये हर्ट्ज में होती है, ये मेरी टेस्ला में होती है। तो जो यूनिट आएगी गामा की इसकी वो कितनी आ जाएगी, हर्ट्ज टेस्ला इनवर्स। तो इस तरीके से हम कुछ जो है वो हमारे न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ से ये चीज़ें आई है ये जानना इतना नहीं है, बस ये कुछ फॉर्मूलेज जो है वो हमारे अराइज होते हैं। अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन हम डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन लिख के हम समझते हैं इस चीज़ को। क्वेश्चन है कैलकुलेट प्रीसेशन फ्रीक्वेंसी of nuclei having gamma is equals to 10⁵ megahertz
टेस्ला इनवर्स, ठीक है। अब उसको देखो मेगा में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो है वो हमें हर्ट्स ही मिले, हमें यहाँ पे मेगा भी मिल सकता है, तो हम मेगा हर्ट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। मेगा हर्ट्स टेस्ला इनवर्स इन 3 टेस्ला NMR मॉलिक्यूल। अब निकालना क्या है, कैलकुलेट प्रीसेशन फ्रीक्वेंसी, और अभी हम देख कर आए हैं कि न्यू प्री एफ जो था वो क्या था हमारा, देखो पीछे क्या लिखा था हमने इसको गामा H0, ठीक है। गामा H0 लिखा था, ठीक है। तो गामा H0 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। गामा कितना है 10⁵ इंटू 3, ठीक है। कितना करना है हमें 3, क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, जो वैल्यू आती है वो आती है लगभग 31.5 मेगाहर्ट्ज़। अच्छा हाँ, मैं ये भी बता देती हूँ कैसे सॉल्व किया है ना, वरना फिर देखो 10⁵ मेगाहर्ट्ज़ टेस्ला इनवर्स तुमने यहाँ पे लिखा, इंटू 3 टेस्ला तुमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। टेस्ला से टेस्ला कैंसिल हो गया, इनवर्स में था ना, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 31.5, तो बचा कितना मेगाहर्ट्ज़। और हमें ये पता ही है कि पीएफ की जो फ्रीक्वेंसी है वो अभी मैंने यूनिट बताई थी कि मेगाहर्ट्ज़ के अंदर होती है, हर्ट्ज़ भी हो सकती है। मेगा मतलब 10⁶ होता है, तो मेगा को हम यूज़ कर सकते हैं हमारा 10⁶ के बिहाफ पे, ठीक है। ये कुछ हमारी चीज़ें होती हैं। तो ये थी हमारी एनएमआर की बेसिक चीज़ें क्या होती है। पॉइंट ऑफ रिगार्डिंग द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ हमारे जो यूनिवर्सिटी का है उसके अंदर हमें इतना ही कॉन्सेप्ट लिखना होता है। हाँ, थ्योरी पोर्शन इसका बचा है, प्रैक्टिकली मैंने यहाँ पे समझा दिया है। थ्योरी लिखनी है, करनी है, उसके लिए मैं अभी भी एक ही बात बोलूँगी, मेहता की वेबसाइट के ऊपर नोट्स अवेलेबल है, वहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे केवल समझाने का कंटेंट है, जितना समझाया जा सकता है वो समझाया जा रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हमारी बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, टाइप्स ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे तो देखो सबसे पहले जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम प्रोटोन एनएमआर, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है हमारी प्रोटॉन्स की स्टडी को ऊपर, जिसके लिए हम आगे जाके हमारी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें तो एक होती है हमारी कार्बन 13 एनएमआर, ठीक है। थर्ड होता है हमारा 19F एनएमआर। फोर्थ की बात करोगे तो एक होता है 31P एनएमआर और एक होता है 14 एनएमआर। ये कुछ टाइप्स की हमारी एनएमआर होती है, जिसके अंदर अभी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम प्रोटॉन वाली कार्बन 13। और ये जो हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमारे क्या बोलते हैं एमएससी फाइनल वाले सिलेबस के अंदर आती है। अभी हम एमएससी प्री का सिलेबस कवर कर रहे हैं, इसीलिए हम इन दोनों को नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ इन दोनों को इतना याद रखना है कि हाँ ये एनएमआर एक्टिव है, क्यों है उसका रीज़न हम आगे दे चुके हैं कि इसकी जो स्पिन क्वांटम नंबर आता है वो नॉट इक्वल टू 0 आता है, जो कि इसका सिलेक्शन रूल ये कहता है हमारा। और वो सिलेक्शन रूल हमने इसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बिहाफ पे निकाले थे। उसी आई की वैल्यू को रख के हमने इसके वेरियस जो थे वो हमने इसके नंबर्स भी निकाले थे कि कितने के अंदर स्प्लिटिंग होगी, क्या होगी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख चुके थे। अब देखो एनएमआर को पढ़ने के लिए सबसे पहले जो हमारी कुछ चीज़ें हैं हमें देखनी होती हैं, ठीक है। अगर कुछ सी एनएमआर का डेटा चाहिए हमें, ठीक है, जैसे कि है ना एनएमआर में फिर क्या होता है कि देखो जब मॉलिक्यूल रेजोनेट करता है तो हमें उसके क्या होते हैं स्पिन एंड स्पेक्ट्रा हमें मिलता है। अब इस स्पेक्ट्रा को समझने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, तो स्टडी एनएमआर कुछ फिनोमिनल्स हमारे पास होने चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ सिग्नल्स के बारे में, उसके बाद हमें पता होना चाहिए स्प्लिटिंग के बारे में, ठीक है। नहीं एक मिनट, स्प्लिटिंग से पहले पोजीशन, नंबर ऑफ सिग्नल्स, ठीक है, देन पोजीशन ऑफ सिग्नल्स, कौन सी पोजीशन पे वो सिग्नल है, ठीक है,
तो एक्चुअली ये दोनों क्या है, रिलेट करते हैं, नंबर ऑफ सिग्नल एंड पोजीशन ऑफ सिग्नल जो है वो तो रिलेट करेगी। थर्ड जो आता है वो आता है हमारा इंटेंसिटी, कितने इंटेंस हमें सिग्नल है, एंड फोर्थ हम बात करेंगे इसकी स्प्लिटिंग की। तो ये कुछ चीज़ें हम हैं जो हम आगे वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे और इन चीज़ों को कवर करेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे, कितने सिग्नल्स होते हैं, क्या होते हैं, वो सारी की सारी हम चीज़ें देखेंगे, एक एक क्लास एक एक इसके ऊपर लेंगे। आ गई समझ में? तो ये बेसिकली हमारा NMR का पार्ट था जो कि यहाँ पे कवर हो चुका है, बेसिक जो इंट्रो वाला पार्ट था। ठीक है, थ्योरिकली मैं पहले कह चुकी हूँ कि थ्योरिकली जो है वो हमें कहाँ जाना है, हमारा वेबसाइट के ऊपर जाना है, मेहता की वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो जनरली को जो कुछ पॉइंट्स थे वो तो मैंने यहाँ पे लिख ही दिए हैं, है ना। और कुछ पॉइंट्स चाहिए उससे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेजोनेट कैसे कर रहा है, फ्लिपिंग। देखो क्या है ना कि बस इतना ध्यान रखना है कि जो हमने समझा है उसी को हमें लिखना है, वो जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे समझाए हैं उन्हीं को हमें वहाँ पे लिखना है। तो बस दो ही पॉइंट्स ध्यान रखने की, सबसे पहले जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तो जो हमारा न्यूक्लियर स्पिन होती है वो स्प्लिट हो जाती है विद इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और अपोजिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जब वो स्प्लिटिंग होती है उसके साथ साथ ही वो प्रिसेशन भी शो करती है, अपना कुछ ना कुछ डेविएशन शो करती है, अपने ऑर्बिट के ऊपर रेजोनेट करती है। रेजोनेट कंडीशन कब आएगी और जनरेट कब होती है, जब हम उसमें फ्लिपिंग कर दें कि प्लस हाफ से वो माइनस हाफ वाली कंडीशन में अगर जा रहा है, तो ऐसे केस के अंदर वो क्या करता है, हमारा प्रीसेशन शो करता है। इसी को हम कहते हैं हमारा NMR। तो ये जो था ये बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ NMR था पूरा का पूरा। ठीक है, आगे की क्लासेस के अंदर जो मैंने अभी टॉपिक्स बताए थे वो हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू।